अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है जो कुछ दिनों से हम लोग पेंडिंग पर रख रहे थे, लेकिन आज इंशाल्लाह हम इसे कवर करेंगे। हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो आपको नाम से पता चलो कि किसी चीज़ का फार्मूला होगा। होता किस चीज़ का फार्मूला? केमिकल सब्सटेंसेस के फार्मूलाज होते हैं। उनको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है हमारे पास उनको लिखने का तरीका, उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो कुछ ज़्यादा नीचे चला गया। हाँ, एक हमारे पास लिखने का तरीका, तो उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, और एक तरीका उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। चलो, इस सिंपलेस्ट और इस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? अच्छा जी, तो बच्चों सिंपलेस्ट का मतलब है कि उसमें हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा होगा। मतलब अगर हम वाटर की नहीं बात करते अभी अभी हम अगर ग्लूकोज की बात कर ले तो उसका फॉर्मूला सिंपल हमारे पास आ रहा होगा सी 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 लिखो ना, CH2O। ठीक है, जबकि अगर हम उसी के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास आ जाता है C6H12O6। ठीक है, अच्छा एम्पेरिकल फार्मूला से हमें पता क्या चलता है? एम्पेरिकल फार्मूला से हमें पता चलता है कि अच्छा इस जो कंपाउंड है इसमें ये वाले एलिमेंट्स है। मेजर तौर पे हमें ये पता चल रहा है। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलता है कि अच्छा एलिमेंट्स तो थे वो वाले, लेकिन वो वाले कितने एलिमेंट्स थे, मतलब हर एलिमेंट के कितने एटम्स मजीद उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये बात थी एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला को। ठीक है, मैं नीचे हेडिंग देना भूल गई, लेकिन हम इसी को हेडिंग बना लेते हैं। पहले हम डील करने जा रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला को। तो व्हाट इज एन एम्पेरिकल फार्मूला? An empirical formula is a chemical formula that shows the simplest whole number ratio of elements in a compound. ठीक हो गया कि बिल्कुल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा वो। ऐसी रेशियो जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हम CH2O की बात करें तो रेशियो पे अगर इसको लिखे तो 1:2:1 आ जाएगा। उसको हम मजीद किसी सूरत में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताती है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ना उसमें हम लोग कभी भी मतलब ज़्यादा आइटम्स की बात नहीं करें, हम उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर इतने आइटम्स थे तो उनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर किसी भी चीज़ में किसी भी रेशियो में एक जो नंबर है ना वो 1 आ चुका है, पहले का पहला, मतलब पहले ही उस कोई भी रेशियो में 1 नंबर आ चुका है, तो आपने कंसिडर करना कि एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि 1 से आप नीचे तो जानने से रहा वो कोई भी रेशियो। तो जैसे अगर हम बात करें थे अभी ग्लूकोज की, शायद आपको बात समझ आई हो, तो मैं आपको दोबारा बताती चलती हूँ, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद तो समझना ही था। तो CHO, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर मॉलिक्यूलर की बात करें तो क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, यही बात है ना। तो अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करते चले, 6 टाइम 1 is 6, 6 टाइम 2 is 12, 6 टाइम 1 is 6, तो अगर हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखें तो वो बन जाएगा 1:2:1। अब आपको नजर आ रहा है कि कोई भी अगर एक एलिमेंट 1 पर पहुंच चुके हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे 2 पहुंच गए ना, कोई भी एक 1 पर पहुंच गए तो आपने क्या डिसाइड करना? आपने कहना कि ये एम्पेरिकल फार्मूला है, इससे ज्यादा कम इसकी रेशियो बन नहीं सकती, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि 1 से सिंपल आप लोग क्या ही निकाल लोगे उसके अंदर से। डेसिमल पॉइंट की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना होता, आपने एटम को एज अ होल डील करना होता। मतलब आप ये तो नहीं कहते कि इस एलिमेंट के अंदर आधा हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं जी, ऐसे नहीं कहते आप कहते हैं इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, या फिर 2 है, या 3 है, या 4 है, या 10 है, या 1 लाख है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको डील नहीं करते। तो इसको लिखा रहने देते हैं। खैर, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इट इज आगे क्या हमारे पास? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई अननोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था हमें पता चला कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला एटम मौजूद है, तो अगर हमें पता चल जाए एटम्स कौन कौन से हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा तो फिर ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा होगा। मतलब अगर डिफरेंट क्लासेस को हम स्टडी कर रहे हो, हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पड़ा है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पड़ा है, तो हम देखेंगे, हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे कि हाँ जी भाई इसमें CHO तीनों चीजें हैं, तो ये ऑर्गेनिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ ना हो, एटम्स में डिफरेंस हो, तो हम बता देंगे कि हाँ भाई इन दोनों की जो क्लासेस है ना वो डिफरेंट है। तो ये हमें अननोन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेटिव मास। अच्छा ठीक है, ये वाला सारा जो है ना हमारे सिलेबस में नहीं है, वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक, लेकिन अगर जरूरत पड़ी किसी बच्चे को समझने का, बहुत दिल कर रहा हो, तो मुझे बता सकते हैं, मैं समझा भी दूंगी। बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उन बातों पर सर खपाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट बात हमारी क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूलाज। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है जिनसे हमें पता चलता है कि हम एम्पेरिकल फार्मूला को
कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज डिफरेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, हम चेक करेंगे कि हम लोगों ने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है, उससे और एम्पिरिकल फार्मूला हम उससे डिराइव कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है उसका, तो हम उसकी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ग्लूकोज की रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए थे, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता था। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया, तो फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और वो एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। तो पहला मेथड ये। दूसरा मेथड है कैलकुलेटिंग एम्पिरिकल फार्मूला। वी कैन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला यूजिंग अ 4 स्टेप मेथड, जो हमारी बुक में लिखा गया है 4 स्टेप मेथड। पहला स्टेप उसमें होता है कि डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद आता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो, और उसके बाद आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आपने कन्वर्ट करना होता है उसे। यहाँ पे हम डील कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अभी पहले हम बात करें कैलकुलेटिंग एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो हो जाएगा 4 स्टेप के मेथड जैसे मैंने आपको बताया। फिर अगला पॉइंट है डिटरमाइनिंग होल नंबर रेशियो। ठीक है, मतलब सपोज हमने एम्पिरिकल फार्मूला ऊपर वाले फार्मूला से मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए हैं कि पहले हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, और अगर हम उसको रेशियो में पुट करें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि हम एम्पिरिकल फार्मूला डेसिमल पॉइंट्स को डील नहीं करेंगे, हम हमेशा उसके जो होल नंबर उनको डील करेंगे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 1/4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हम ये कहेंगे इसमें एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हुआ। ठीक है, हम ये कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि इसमें 0.5 हाइड्रोजन है एटम। ठीक है, मोल्स की बात अलग है, लेकिन एटम नंबर ऑफ एटम्स की बात अलग है। तो जी यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिटरमाइनिंग होल नंबर रेशियो। तो अगर हमारे पास जो मोल की रेशियो आएगी ना बाद में, जो भी हम सारा डिस्कस करेंगे, तो जो मोल्स की रेशियो अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ रही है, तो हम कुछ ना कुछ करके, कुछ किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके उनको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। हम पॉइंट्स वाले को एम्पिरिकल फार्मूला कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर हमने बोल दिया तो मर्जी हमारी, लेकिन वो गलत हो जाएगा, हमारी मर्जी चल नहीं ना सकती असल में। आगे यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला, you know the empirical formula and the molar mass of unknown molecule, you can calculate the molecular formula। ठीक है, अब इसका उल्टा हो गया कि अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है और उस चीज का मास भी पता है, तो आप उससे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा है, तो उसका मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। एंड एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज द फार्मूला फॉर सब्सटेंस रिटन विद द स्मॉलेस्ट इंटीजर सबस्क्रिप्ट, मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। द एम्पिरिकल फार्मूला गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। ठीक है, तो जो एटम्स है ना कंपाउंड के अंदर, उनकी रेशियो के बारे में ये हमें बता रहा होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड डायरेक्टली लीड्स टू एन एम्पिरिकल फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे फाइंड करते हैं, तो वो डायरेक्टली लीड करता है किसमें, एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने में। आगे जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो फाइंड करना है उसका तरीका हम चेक कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, या फिर इसी का एक और बात है, या फिर परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब कभी कभी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमारे पास 30% ऑक्सीजन था, 29% कार्बन था, 70% हाइड्रोजन था सपोज, तो हमें बताएं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा अगर ये इतना परसेंट इनका यूज हो रहा है। तो हम लोगों ने उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को ही मोल्स लेट करना होता है। मतलब अगर 30% है तो हम लेट करेंगे कि 30 ग्राम्स है उसके। ठीक है, मतलब 100 में से परसेंटेज होती है ना, तो हम लेट करेंगे अच्छा चलो 30 ग्राम्स के तौर पर हम उसको डील करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम परसेंटेज कंपोजिशन को ही ग्राम के तौर पे डील करेंगे और ग्राम की मदद से हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब हमें पता ही है ना कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, तो परसेंटेज कंपोजिशन हमने फाइंड कर लिया, हम लोगों ने मोल्स भी फाइंड कर लिया। उससे मोल्स कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है ना, कि अगर हम लोगों को ग्राम्स में मास मिल ही गया है तो हम क्या करेंगे, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन जो थी ना वो इसकी ग्राम में मास है, मतलब अगर 30% उसकी कंपोजिशन तो 30 ग्राम है उसका। तो मोल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मोल्स है, तो आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। मोलर मास तो आपको कंपाउंड की पता है, मतलब हाइड्रोजन की है या फिर ऑक्सीजन की है सपोज, तो मोलर मास आपको पता है उसकी 18 होती है और उसकी जो ग्राम्स की वजह सपोज 30 की वजह। तो हम करेंगे क्या, हम 30 डिवाइड बाई 18 करने के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमारे हो गए थे 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, खुदाया पाका, सुना हुआ आप लोगों ने वर्ड खुदाया पाका, पश्तो में कहते हैं ओह अल्लाह जी ये क्या हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ खुदाया पाका क्योंकि मुझे आदत है, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, डिवाइड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा जी, तो होगा क्या कि सपोज हमारे पास फॉर्मूला आता है C6H12O6 का। ठीक है, क्योंकि आसान एग्जांपल है तो मैं इसी को डील करूंगी बार बार। तो यहाँ पर क्या सीन है हमारे पास कि
जैसा कि हमने देखा था कि ये क्या है 6:12:6, तो डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या है कि हम लोगों ने सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना, तो हम लोग मतलब कैसे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो तो एक वो है हमारे पास एक हिंट कह सकते हैं हम, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर लो। वो भी क्या होगा कि इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, 6 ही है, तो 6 से डिवाइड कर लो तीनों को, तो आ जाएगा 1:2:1, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा ऐसे होल नंबर रेशियो आए, लेकिन चलो आप लोग ऐसे कर लो, स्टेप बाय स्टेप भी कर लो अभी, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है तो हम इतने ज़्यादा बहुत तेज़ी वाली कैलकुलेशन में नहीं जाते। आप स्मॉलेस्ट नंबर से उसको डिवाइड करो, तो आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास आया आपके पास आंसर आया 1:2:1, ठीक है। अब अगर 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 खुदा ना खास्ता आप पेपर में बैठे हुए हैं और आपका आंसर आ गया है 1.5:2:1, ये तो हो गया मसला, बड़ा मसला हो गया ये। तो अब इस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने घबरा के सोचना कि अब तो मेरा ये एमसीक्यू खराब हो गया, तो गलत आंसर मार्क कर देना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं। हालांकि ये इसका हल नहीं था, इसका हल क्या था कि हमें तो चाहिए था होल नंबर रेशियो। देखो ना, आखिरी स्टेप के हमारे पास फाइंड द होल नंबर रेशियो, और ये तो होल नंबर रेशियो ही नहीं आया, ये तो हमारे पास आ गया है डेसिमल पॉइंट्स में, मतलब कोई भी एक एलिमेंट डेसिमल पॉइंट में। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने 0.5 कार्बन का एटम यूज किया, मतलब कार्बन का आधा एटम यूज किया। तो हाउ इज इट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड के कार्बन का आधा एटम यूज करके आप ग्लूकोज बना लो। तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसका हल निकालना है। इसका हल निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने जो हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा ना, उसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के दो तरीके, मतलब तरीका है कि ये दो स्टेप्स है। या तो आप उस पूरी की पूरी, अच्छा एक बात याद रखनी, जब भाई हम रेशियो में किसी भी एलिमेंट के साथ कुछ करते हैं ना छेड़छाड़ी, तो वो छेड़छाड़ी हम लोगों ने सबके साथ करनी होती है। मतलब अगर हम 0.5 के साथ कुछ करेंगे ना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब कुछ गलत बात नहीं सोचनी बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस की बात करी हूँ, तो अगर 0.5 के साथ हम लोग कोई ऐसा एक्शन लेते हैं, तो 2 के साथ भी वही एप्लीकेबल होगा, 1 के साथ भी वही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ 0.5 को बहुत ही इलीट समझ के उसको प्रेफरेंसेस दे दें। सारे लोग इसके साथ ही खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना असल में इस्लाम वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि जो एवरी रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, नो मैटर के कोई कितना अमीर है कितना गरीब है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अमीरी गरीबी को छोड़ते हुए हम लोगों ने हर किसी पे वो रूल अप्लाई करना होता है रेशियो या प्रोपोर्शन में, जब भी हम इसको डील कर रहे होते हैं, या फिर फ्रैक्शन में भी। तो अब यहाँ पर बात क्या हो रही है हमारे पास कि अगर हम लोगों ने होल नंबर रेशियो को, अगर हम लोगों ने इस रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट करना, दो ही हमारे पास स्टेप्स है, मतलब ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। या तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करके होल नंबर नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब आप देखो कि जो एक है हमारे पास 1 आ ही गया है, तो अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। अब आपने ये नहीं सोचना कि 4 और 2 तो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हम लोगों ने कहा कि जो भी एक बंदे के साथ काम किया जाएगा वो हर के साथ किया जाएगा। तो अगर हम सिर्फ 4 और 2 को कंसीडर करें तो फिर हमारा काम गलत हो जाएगा, हम लोगों ने 1 को भी कंसीडर करना है, और 1 के साथ हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते मजीद इसको। तो ये तरीका था एक होल नंबर रेशियो को फाइंड करने का, ठीक है। मेरा ख्याल है आप बच्चों को समझ आ गया, क्योंकि वैसे मैं बहुत तेज बोलती हूँ, लेकिन एक फ़ायदा है कि आप लोग मेरी वीडियो को कम से कम 2x पे लगा के नहीं सुनेंगे, क्योंकि 2x पे लगा के आपको समझ ही नहीं आएगी। बाकी अगर आप लोगों को मेरे तेज़ बोलने से कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बता देना, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी बोल लेती हूँ, मुझे मसला नहीं है। राइट द एम्पिरिकल फार्मूला, तो भी मैंने जो बताया था 1:4:2, तो एम्पिरिकल फार्मूला उसका क्या बनता, CH4O2, 1:4:2, ठीक है। तो ये इतना आसान सा काम होता है एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने का, बच्चे इसमें टेंशन लेते रहते हैं। हालांकि टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जैसा आप सोचोगे फिर चीज़ें भी वैसी होने लगती हैं। तो आप लोगों ने कुछ गलत मलत सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव रहना है। अच्छा जी, तो इसका दूसरा जो है ना फार्मूला, वो ऐसे है कि दूसरा तरीका क्या है, टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। कंबशन क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है, तो कंबशन ऐसा होता है कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना, उसकी प्रेजेंस में कोई भी चीज़ बर्न करेगी तो बोलेंगे कंबशन हो रही है। तो हम कंबशन कराकर किसी भी चीज़ का वो फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, और ये ज़्यादातर उस कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर एम्पिरिकल फार्मूला जो से मैसेज से फाइंड किया जाता है ना, वो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए फाइंड किया जाता है। तो हम लोगों ने इसमें करना है कैसे, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सैंपल को वेट करना है, ठीक है। उसको फिर बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर जो उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं कि जब हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और जो हाइड्रोजन है वो उसके साथ मिलकर वाटर बना लेगा, ठीक है।
तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। बाकी उसके बाद हमने उसके मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर के, दोनों के बल्कि, और फिर उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना, मतलब वही सारे स्टेप्स हम लोगों ने ऊपर किए थे। अब इसको थोड़ा सा और हम देख लें तो अगर हम इसके थोड़े से समझ लें कि कंबशन एनालिसिस होता क्या है, इट्स अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग केमिकल फार्मूला फॉर सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो मैंने आपको बात बताई। फर्स्ट, a sample is weighed and then burned in a furnace in the presence of excess oxygen. All of the carbon is converted to carbon dioxide and the hydrogen is converted to water in it. ठीक हो गया? तो ये हमारी बात पहले हो चुकी है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक फर्नेस था, फर्नेस के अंदर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक, ये तो गंदा लग रहा है, ऐसे लिखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था फर्नेस के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने इनलेट से अंदर किया, ऑक्सीजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया, साथ ऑक्सीजन गैस बन गई। ठीक है, तो अब ये तीनों प्रोडक्ट्स बने हैं। अब आगे जो आगे हमने दो तरह के और जार्स लगाए होते हैं। फर्स्ट जार में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है और फिर हम लोग चेक करते हैं कि अब जो पहले फर्स्ट जार के अंदर ना MgClO4 होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्बेंट। तो MgClO4 को पहले हम लोग वेट कर लेते हैं। तो जो MgClO4 है ना, इसको पहले हम लोगों ने वेट करना है। इसका सपोज वेट था 2 ग्राम्स। ठीक है, अब जब उसमें से सैंपल गुजरा है ना, तो उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सारा कुछ उसके आगे निकल गया। तो अब वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वेट हो गया 2.5 ग्राम। तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि वाटर का अपना वेट क्या था, मतलब 2 ग्राम MgClO4 का था और आधा ग्राम उसमें वाटर का ऐड हुआ, तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसके बाद हमारे पास आता है CO2 एब्जॉर्बर। ठीक है, यहाँ पे NOH या 50% KOH यूज होते हैं। KOH लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देती हूँ। NOH या KOH यूज हो रहा है, हमारी बुक में KOH को डील किया हुआ, मतलब कोई भी बेस हम यूज कर सकते हैं। तो NOH या KOH को हम लोगों ने यूज किया और फिर देखो अब वाटर तो यहीं तक रह गया था ना, यहाँ पे CO2 था। सपोज KOH का हम लोगों ने 5 ग्राम लिया हुआ था, तो अब CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद वो 6 ग्राम हो गया। तो इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि CO2 जो हमारे पास बना था ना, वो 6 ग्राम था। तो इस तरीके से ना हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी वाटर की, वाटर का मास आ जाएगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ जाएगा। तो अब हुआ क्या, अब एंड में फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्जॉर्ब हो चुके हैं, वाटर भी अब्जॉर्ब हो चुका है। अब बचा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन या फिर जो उस कंपाउंड में और भी गैसेस रह गई थी। तो ये आसान तरीका था इसको फाइंड करने का। इसको मैं अब आपको बताती चलती हूँ कि इसको फॉर्मूला के तौर पर कैसे डील करना होता है। अच्छा जी, तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने अपनी ही उसने ना बुक से ये फार्मूलाज निकाले, क्योंकि मुझे ये रिटन फॉर्म में कहीं मिल नहीं रही थी और इतना ज़्यादा लिखने का मेरा मूड नहीं था। तो हम लोगों ने करना क्या है इसमें, अब देखो ये वही फर्नेस था, इसमें वो कंपाउंड हमें डाला, तो फिर MgClO4 ने वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया, 50% KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया, बाकी बचे सारा कुछ जो चीज़ें बच गई। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूलाज यूज होते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने, मतलब हमने, हमारे पास तो CO2 था ना, हमारे पास कार्बन नहीं था, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था। तो अगर हम उसमें सिर्फ कार्बन को देखें, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में तो हम लोगों ने एटम्स की परसेंटेज फाइंड की, ना कि मॉलिक्यूल्स की। तो अगर हम कार्बन की परसेंटेज चेक करें तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला एज इट इज याद रख लेना। ठीक है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो मैंने आपको बताया कि अगर 2.5 ग्राम हो गया MgClO4, तो आधा ग्राम हमें पता चल गया वाटर है, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का सपोज 1 ग्राम बन रहा है। मतलब हम लोगों ने मास डिफरेंस फाइंड करना है एब्जॉर्बर और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब्ड चीज के दरमियान। वो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको नहीं समझ आए तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा सुनो उस बात को। तो हम लोगों ने करना क्या, जो मास हमें कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ से पता चली है ना, वो लिखनी है। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो भी कंपाउंड लिया था उसका टोटल मास हमने पहले वेट किया था ना, हम लोगों ने पहले स्टेप से पढ़ा कि सबसे पहले वेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो हमने वेट किया था वो टोटल वेट उसका मास मल्टीप्लाई बाय 12/44। 12 इसलिए क्योंकि 12 जो है ना वो कार्बन का है मास, और 44 इसलिए क्योंकि 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 और 44 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसी तरह हाइड्रोजन का है कि हम लोगों ने जो वाटर का मास फाइंड किया है ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए क्योंकि वो H2 का मास आ जाएगा, और 18 इसलिए क्योंकि वो वाटर का मास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वाटर में से हाइड्रोजन को निकालना है ना, तो इसलिए हम लोग उन दोनों के मैसेज को यूज करें, मॉलिक्यूलर मैसेज को 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 क्यों यूज किया, हम लोग ना हाइड्रोजन को H2 के तौर पे डील कर रहे होते हैं, H के तौर पे डील नहीं कर रहे होते यहाँ पे, जबकि कार्बन का 12 ही लिया है क्योंकि कार्बन को हम एक सिंपल C के तौर पे डील कर रहे होते हैं। अब ये क्यों हुआ ऐसे, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब जो हमने जो मॉलिक्यूल चूज किया ना उसमें एक ही कार्बन है, लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना उसमें हाइड्रोजन 2 है। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को एज अ मॉलिक्यूल डील कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का एक एटम ही डील कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास उन्हीं की वैल्यूज आ रही होती है।
बाकी अब हमारे पास यहाँ से ना कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल आएगी। तो आपको पता है परसेंटेज का जो सम होता है वो 100 ही होता है। तो हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड करेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी बचा क्या था, ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं, आप लोग एक दफ़ा अपनी पीडीपी से ज़रूर रीड कर लेना। बाकी ये आसान सा ही टॉपिक था। इंशाल्लाह आपको समझ आया था कि ना समझ आई तो फिर आई एम ऑलवेज हेयर, आप लोग दोबारा भी पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो फार्मूला, अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का तो वो असली नंबर ऑफ एटम्स बता रहा होता है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। दैट शोज द रियल नंबर ऑफ एटम्स एंड रियल टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, इन अ कंपाउंड। अब सबस्क्रिप्ट्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या है, मतलब अगर हमारे पास ये है C6H12O6, ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको नजर आ रहा है कि ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो हमारे पास 6, 12 और 6 लिखा हुआ है ना, मतलब जो भी किसी कंपाउंड के बेस पे, मतलब किसी भी लेटर के बेस पे हम लोग कुछ भी लिखते हैं उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास डिफरेंट सब्सक्रिप्ट आती हैं जो कि बता रही होती है कि उसके कितने ओरिजिनल एटम्स उस मॉलिक्यूल में यूज हुए हैं। बाकी अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर आइटम डू नॉट इंडिकेट द अरेंजमेंट। देखो, अब आपको यहाँ से C6H12O6 उसका फार्मूला तो पता चल गया ग्लूकोज का, लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं है कि उसकी अरेंजमेंट क्या है, मतलब वो ब्रांच चेन है, रिंग चेन है, स्ट्रेट चेन है, या फिर व्हाटसोएवर इट इज। तो आपको उन्होंने अरेंजमेंट नहीं बताई, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिर्फ आपको नंबर ऑफ एटम्स बता सकता है। अरेंजमेंट के लिए यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला आपको अरेंजमेंट नहीं बताते, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला करता क्या है, इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मॉलिक्यूल। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल बताया था ये एलिमेंट्स यूज हुए हैं इसमें, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये एलिमेंट्स यूज तो हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स इतनी इतनी क्वांटिटी में यूज हुए हैं। मतलब अगर हम CHO की बात करें तो बेशुमार एलिमेंट, बेशुमार मॉलिक्यूल इसमें CHO यूज हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंशिएट कर देगा कि अगर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो फिर ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा। अगर थोड़े से नंबर आगे पीछे हो गए तो फिर उसका मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मजीद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है हमारे पास किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। बाकी अब यहाँ पे दोबारा से ग्लूकोज का ही एग्जांपल आ गया। तो मैंने ग्लूकोज के एग्जांपल को इसलिए डील किया क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, क्योंकि बचपन से ग्लूकोज 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 समझते आ रहे हैं, तो इसको समझना मुश्किल नहीं था, ठीक है। आगे केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड existing as discrete molecule that gives the total number of atoms of each element in a molecule is called molecular formula, ठीक है। अब अगर हम वाटर की बात करते चले तो वाटर का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला चेक करें, चलो वाटर को लिखते हैं। ओ, एक तो मेरे पास हर दफा कोई उल्टी चीज याद आती है। ये हमने लिखा वाटर, ठीक है, H और O थे इसमें, तो दो हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। तो जो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सिंपलेस्ट नंबर आ रहा है और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ऐसे कंपाउंड के लिए जो फॉर्मूला है ना, मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो ना, H2O में हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल रहे हैं और उसके अलावा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म भी पता चल रही है। तो जो H2O है ना, वो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा और होल नंबर फार्मूला भी आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी, एम्पिरिकल फार्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम बात करते चलते हैं तो मेन डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो मेन डिफरेंस तो ये था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो सारे टाइप ऑफ एटम्स बता रहा होता है और सारे नंबर ऑफ एटम बता रहा होता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रही होती है कि एटम्स जो थे ना, कौन कौन से एटम्स यूज हो रहे हैं, पता नहीं चलता कि कितने एटम्स यूज हो रहे हैं, बस हमें पता चलता है कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे उस मॉलिक्यूल को बनाने में। अच्छा, here are some differences between molecular and empirical formula। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है एम्पिरिकल फार्मूला की निस्बत, ठीक है। और अरेंजमेंट, तो दोनों में से कोई भी हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बता रहा होता, ठीक है। सेम फार्मूला उनके लिए होता है, जैसे हम लोगों ने वाटर को डील किया, जिनके लिए जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना, वही असल वाली रेशियो भी है। मल्टीपल फार्मूला उनके लिए होते हैं जिनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला सेम ना हो, मतलब जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ना हो, जैसे हम लोग ग्लूकोज को डील किए। एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास डाइसल्फर एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला SO है, जबकि जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला SO है, जबकि जो उसका असली फार्मूला वो S2 और O2 है, ठीक है। उसको अगर हम लोग थोड़ा सा कर लें, क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो वो SO बन जाता है। बाकी बात आती है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, चलो इसको हम देखते हैं। हम अगर इसको डील करते चलें तो फिर अगर हम देखें कि
एक हमारे पास कंपाउंड है हमारे पास कंपाउंड है C6H6, ठीक है, और ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसी का एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? अगर हम 6:6 करें तो स्मॉलेस्ट नंबर इनमें 6 ही है, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला वो बनेगा CH। तो अब इस एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फ़र्क है? 6, यही फ़र्क है ना इसमें। ये अगर हम उस एम्पेरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो जो यहाँ पर ये 6 है ना, ये 6 को हम रेफर कर रहे होते हैं कि 6 इज n, और n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला इज लेस देन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और n हमारे पास, अगर हम n को ही डील करते चले तो नीचे आ जाओ, अगर हम n को देखें तो n इज इक्वल टू, मतलब चलो दोबारा लिखते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे आप बच्चों के लिए। हाँ, तो क्या हमने देखा है? हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो अगर हम लोग n फाइंड करें यहाँ से तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। इसका मतलब क्या है? जो n है ना, वो एक होल नंबर रेशियो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला की। तो ये बात आप लोग को समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास सपोज मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन और एम्पेरिकल फार्मूला गिवन, हम लोगों ने n फाइंड करना, तो n हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात थी, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। और n रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू एम्पेरिकल मास, ठीक हो गया। अब इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को, वैसे मैंने कोशिश तो की थी काफ़ी डिटेल में समझा दूँ, हालांकि टॉपिक्स इतने लंबे थे नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है जो मुझसे रह गया या फिर जो मैं नहीं करा पाई, तो मैं उसको दोबारा से ओवरव्यू कर लूँगी इंशाल्लाह, और फिर आपको वो भी करा दूंगी। या फिर अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाकी इसी के साथ ख्याल रखिए अपना, इसको अच्छे से तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।